महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से जारी सियासी सस्पेंस आखिरकार आज खत्म हो गया और देवेंद्र फडणवीस कल देर शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अहम सवाल, बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया, देवेंद्र फडणवीस का नाम ही क्यों तय किया गया, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। आखिर बीजेपी का क्या रणनीति है। आप लोगों ने जिस तरीके से देखा कि मध्य प्रदेश में सिटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वहीं राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को हटाकर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और हरियाणा में जो इसी साल चुनाव हुए वहां पर चुनाव से ऐन वक्त मतलब कि 5 महीने पहले नायाब सिंह सैनी जो ओबीसी चेहरा हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अहम सवाल यह है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाली फॉर्मूला बीजेपी ने महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू की, इसके पीछे क्या रीजन है समझेंगे और अंदर की खबर समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में बीएमसी के भी चुनाव होने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए हम शुरू करते हैं इस चर्चा को। आज हमारे साथ खास बातचीत में हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, मेरा पहला सवाल, आखिरकार सस्पेंस जो था महाराष्ट्र में खत्म हुआ, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, कल देर शाम शपथ लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ही क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या सियासी मायने हो सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार चौंकाया। जैसे हमने इससे पहले वीडियो में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये जोखिम नहीं लेना चाहेगी ऐन चुनाव से पहले, जब पूरे राज्य में निकाय के चुनाव होने हैं और बीएमसी जो कि शिवसेना का गढ़ कहा जाता है, जिसको जहां उद्धव ठाकरे नीति जो शिवसेना है वहां पर उसका दबदबा हो, ऐसे चुनाव से पहले एक तरह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री आपने बनाया था और उन्हीं के चेहरे पर लगभग आपने चुनाव लड़ा, ऐसा परसेप्शन जनता के बीच में। मराठा आंदोलन की वहां पर आग थी और उन सब के बीच आपने चुनाव लड़ा, एक भारी मैंडेट आपने हासिल किया। अब ये उम्मीद लगाई जा रही थी, मेरा भी एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, महाराष्ट्र की राजनीति को जो जितना थोड़ी बहुत समझ है मेरी उसके नाते, मैं समझ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये जोखिम नहीं लेगी और एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, भले ही कुछ दिन के लिए बनाए और कुछ दिन के बाद फिर खुद शिंदे वो फडणवीस को पद सौंप देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार सबको चौंकाया। अब सवाल ये है कि फडणवीस ही क्यों, जैसे आपने सवाल उठाया, क्योंकि फडणवीस अगर हम जाति से देखें, वर्ग से देखें, तो ये फॉरवर्ड में आते हैं, जनरल में आते हैं, ब्राह्मण हैं समाज से, और राजस्थान में एक ब्राह्मण सीएम ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है भजनलाल शर्मा के रूप में। तो पिछड़े, क्योंकि जातिगत जनगणना कांग्रेस जिस तरह से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का जो एक राग आलाप रही है कांग्रेस पार्टी, उस सब के बीच फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना ये बड़ा चौंकाने वाला फैसला है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन क्यों, इसके कारण भी है। उन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, राजनीति का एक छात्र होने के नाते उसका विश्लेषण हम करेंगे और मैं जो उसका विश्लेषण करने के बाद समझ पाता हूं कि फडणवीस ही क्यों, तो उसके कई कारण मेरे सामने आते हैं। पहला कारण यह कि फडणवीस जो है ये एक स्थापित नेता है राजनीति में। अगर आप देखेंगे नागपुर शहर से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, छात्र जीवन में बाबरी विध्वंस हो उस आंदोलन से में भी वो सक्रिय भूमिका में रहे और छात्र जीवन के जो आंदोलन रहे उसमें भी सक्रिय भूमिका में रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही है, तो हर मामले में वहां वो फिट है। दूसरा, 6 बार से लगातार वो दक्षिण पश्चिम नागपुर की जो सीट है वहां से वो चुनाव लड़ते हैं और उस सीट से लगातार 6 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो एक स्थापित नेता है। दूसरा, उन पर कोई दाग नहीं लगा है अभी तक, एक बेदाग छवि के नेता है। विधायक और मुख्यमंत्री बनने से पहले 2014 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने राज्य के, फिर 2019 में मुख्यमंत्री बने। 2019 में कुछ सर्कमस्टांसेस हुई, उद्धव ठाकरे ने कुछ गड़बड़ की, तो उस वजह से उनको माफ करिएगा 2019 में ही जब वो सीएम, एक बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, उसके बाद अजीत पवार ने खेल पलट दिया, गड़बड़ हुई, तो फिर 2-2.5 साल का मामला चला। उसके बाद जब 2022 में सेट करके फडणवीस ने एक नई सरकार का गठन हुआ, एकनाथ शिंदे 50 विधायकों को लगभग तोड़कर इधर आए, तब डिप्टी सीएम ये बिल्कुल 2022 में इन्होंने डिप्टी सीएम का पद संभाला। सीएम बनने के बाद भी डिप्टी सीएम बने, वहां कोई ना नुकर नहीं कि एक बड़ा नेता सीएम और डिप्टी सीएम कैसे हो सकता है।
अब उसके बाद तीसरी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने से पहले, विधायक होने से पहले वो नागपुर की जो नगर निगम है उसके वो मेयर भी रह चुके हैं। तो एक प्रशासन चलाने की एक उनके पास अनुभव है और जब वो 2014 में मुख्यमंत्री थे तो बड़ी कुशलता से, प्रामाणिकता से उन्होंने राज्य की सत्ता को संभाला और बैलेंस्ड बनाकर चले, सारे अपने विधायकों को संभाला, कोई विवाद नहीं होने दिया। तो एक स्थापित नेता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग करने की बजाय एक ऐसे नेता पर ही दांव चलने का कि जो स्थापित है, जिसकी अपनी पहचान, और भी कई कारण हैं जिन पर मैं आऊंगा कि जैसे राज्य में चुनाव से पहले किसी को नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से मराठा आंदोलन की एक आग लगी हुई थी राज्य में, अलग अलग जातिगत ओबीसी मराठा आंदोलन के बरक्स ओबीसी नेता खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे आरक्षण में से अगर इनको आरक्षण दिया जाएगा तो ये हम सहन नहीं करेंगे। तो ओबीसी बनाम आरक्षण, तो हर वर्ग में एक असंतोष था और उस असंतोष को पाटने का काम अगर किसी ने किया तो उसमें अहम भूमिका देवेंद्र फडणवीस की रही है। तो ये पार्टी ने उनको इसका भी इनाम दिया, सब गुटों को उन्होंने साधा, ऐसी कुछ योजनाएं लाई। सबसे बड़ी परीक्षा उनकी तब हुई जब 2022 में उन्होंने एकनाथ शिंदे को तोड़कर, क्योंकि 2019 में जब वो हुआ उनके साथ सारा किस्सा, तो तभी से वो काम में लग गए थे कि इस बात का बदला लेना है और उसमें उनको सफलता मिली। 2022 में उन्होंने एकनाथ शिंदे को पार्टी से अलग कराकर, तो उसमें भी बड़ी अहम भूमिका थी देवेंद्र फडणवीस की। उसके बाद जो अजीत पवार ने उनके साथ किया था उसकी भी उनके मन में टीस थी, तो उसका भी बदला उनको लेना था। तो अजीत पवार को, शरद पवार को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अजीत पवार को तैयार किया। अब अजीत पवार को कैसे लेंगे, क्योंकि देखिए एक सेट आपका मंत्रिमंडल है, सारे आपके मंत्री बने हुए हैं, एक शिवसेना के मंत्री बने हुए हैं, लेकिन एक नेता कुशल वही होता है कि सबको साध ले। तो अपने कोटे से उन्होंने 6 मंत्री कम किए, शिवसेना के कोटे से 4 मंत्री कम किए और इस तरह से अजीत दादा पवार को एडजस्ट किया। तो ये जो एडजस्टमेंट है, एक जो परिपक्व नेता होता है उसकी भूमिका उन्होंने वहां पर दिखाई। दूसरा ये कि अब जब उनके अपने नेताओं का मंत्री पद छीना, ये तो डिप्टी सीएम बने, इनकी अपने आप को ये संभाल सकते, लेकिन पार्टी में जब इस तरह के हालात हो कि जब सीएम पद से आप चली गई, आपकी सत्ता चली गई, 2019 में आप सीएम पद पर नहीं हैं, उस दौर में अपने विधायकों को बागी नहीं होने देना, विधायकों को संभाल के रखना, और जब सत्ता आई तो इतने सारे पार्टियों के साथ मिलकर आपने अपने पदों को त्याग करके उनको, अपने नेताओं को संभाल के रखना, ये बड़ी चुनौती थी और इसको बखूबी देवेंद्र फडणवीस ने निभाया। तो इसलिए पार्टी ने जो है सब देखकर उसका इनाम तो उनको मिलना ही था। और कैंपेन में अगर हम पूरा कैंपेन देखें तो देवेंद्र फडणवीस ने इसको डिजाइन किया, राज्य में जो योजनाएं थी और उनका जो मॉडल, एक तरह से आप नागपुर अगर जाएंगे तो नागपुर में उनको भाऊ कहा जाता है, देवा भाऊ। तो देवा भाऊ के नाम के पोस्टर लगे, गाना उनके नाम पर एक बना और किस तरह से डेवलपमेंट का एक मॉडल उन्होंने। लेकिन सर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी स्थापित नेता शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन बीजेपी ने वहां पर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाकर वहां पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। ओबीसी चेहरा है मोहन यादव, अचानक से चौंकाने वाला फैसला हुआ। और वहीं पर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ब्राह्मण चेहरे को लाया गया, अब महाराष्ट्र में भी ब्राह्मण चेहरे को लाया गया। तो क्या संदेश देना चाह रही है बीजेपी यहां पर? नहीं, देखिए नीतीश, मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार जो है लंबे वक्त से इस बात की सुगबुगाहट थी कि शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी केंद्र में लेना चाहते हैं और कई बार शिवराज सिंह चौहान अपनी ओर से इस बात को डिनाई कर चुके थे। तो ये जो डिनायल वाला मोड जब जो चल रहा था, इसके बीच चुनाव से पहले उनको यह संदेश दे दिया गया था कि अब क्योंकि चुनाव के पहले उनको संदेश था कि अगला चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लड़ा जाएगा। अब की बार शिवराज सरकार नहीं, अब की बार बीजेपी सरकार आपको बोलना है। शिवराज सरकार कहने पर ही रोक लगा दी गई, तो वहां तो तय था। और शिवराज सिंह चौहान को चूंकि वहां से लेकर केंद्र में लेकर आना था और ओबीसी चेहरा, शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी चेहरा थे, तो ओबीसी चेहरे को हटाकर एक ओबीसी ही चेहरा वहां पर दिया गया। हाँ, जातिगत समीकरण, चूंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव थे तो उसके मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश के यादवों पर नजर थी, इसलिए एक यादव चेहरा वहां पर दिया गया। तो ये उसके पीछे समीकरण था। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम पर पहले से पार्टी के बीच में अंतर विरोध चल रहा था और उनके नाम पर चुनाव वहां पर नहीं लड़ा गया था।
यहां पर अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में तो देवेंद्र फडणवीस अग्रणी भूमिका में थे, चाहे चुनाव कैंपेनिंग हो, चुनाव कैंपेनिंग में उनका गाना हो या चुनाव कैंपेनिंग के नारे हो या जो पोस्टर्स लगे, तो हर जगह अमित शाह की आप स्पीचेस सुनिए, अमित शाह जब रैली में जाते थे तो वो ये बात कहते थे कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आने वाली सरकार जो है वो खूब विकास का काम करेगी। तो ये तभी तय हो गया था, लगभग उन्होंने इशारा दे दिया था कि देवेंद्र फडणवीस को ही राज्य का मुख्यमंत्री हम बनाए जाएंगे। दूसरा ये कि एक स्थापित नेता जैसे कि मैंने कहा और अनुभवी है, आपके पास एक बार मुख्यमंत्री लगातार पूरी 5 साल सरकार चलाने का अनुभव है, फिर डिप्टी सीएम होकर सरकार चलाने का आपके पास अनुभव है, और एक मेयर के नाते एक निगम चलाने का अनुभव है, तो आपके पास एक प्रशासनिक अनुभव अच्छा है, तो उसका भी लाभ आपको मिलता। तो क्या मतलब कि 5 सालों तक ये जो सरकार है महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे गुट है, अजित पवार वाली गुट एनसीपी, तो 5 सालों तक ये सरकार चल पाएगी? क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा, उसमें किसी ने सवाल पूछ दिया एकनाथ शिंदे से कि आप डिप्टी सीएम बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि शाम तक फैसला होगा। उसके बाद अजित पवार ने कहा कि हम तो कल शपथ लेंगे, तो फिर एकनाथ शिंदे ने चुटकी वहां पर ले ली कि आपको तो आदत है सुबह शाम शपथ लेने की, तो सब कुछ सही होगा, सही रहेगा? नहीं, देखिए सरकार निसंदेह 5 साल चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि नंबर्स का गेम है सारा, नीतीश, लोकतंत्र में सारे नंबर। और आप भारतीय जनता पार्टी के पास जो नंबर है वो देखेंगे बहुमत से महज 10-12 नंबर दूर है, और उन 10-12 नंबर को जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप एकनाथ शिंदे अगर नाराज होते हैं तो अजित पवार तो है ही साथ में, अजित पवार नाराज होते हैं तो एकनाथ शिंदे तो है ही साथ में, और दोनों नाराज होते हैं तो तीसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित तौर पर होगा। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखिए बहुत टूट-फूट होने वाली है महाराष्ट्र में। अभी से ये सुगबुगाहट है कि जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसके जो 20 विधायक है वो अंदर ही अंदर कुलबुला रहे हैं। उनके मन में एक टीस है कि लगातार जिस हिंदुत्व के नाम पर जो बाला साहेब ठाकरे की विरासत है उसके नाम पर चुनाव मैदान में हम जाते हैं और हमें बड़ी फजीयत होती है। ये बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया, कांग्रेस के साथ जाकर हमने गलती की। तो जो उद्धव ठाकरे के जो 20 विधायक हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं, उसमें से 10, 12, 13 विधायक आप देखेंगे आने वाले दिनों में किसी न किसी दल में शामिल हो जाएंगे। अब वो एकनाथ शिंदे की तरफ जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, ये दिलचस्प होगा। दूसरा, एक आपने बात कही तो मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात को कहा था कि एकनाथ शिंदे के जो 57 विधायक चुनकर आए हैं उसमें 10-12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। अजित पवार के 41 विधायकों में 8-10 विधायक बीजेपी के हैं, जो सिर्फ उनके सिंबल पर चुनाव लड़े। नेता जो है वो इनके हैं, और जब बगावत होगी तो जाहिर तौर पर वो नेता जो है वो अपनी पार्टी का साथ देंगे, अजित पवार का साथ नहीं देंगे। तो ये आप ये सवाल ही छोड़ दीजिए कि क्या ये 5 साल सरकार चलेगी। अजित पवार न माने, एकनाथ शिंदे न माने, कोई न माने, बीजेपी ये सरकार चलाए। लेकिन फिलहाल तो सर कल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तीसरी बार। डिप्टी सीएम रहेंगे अजित पवार और एकनाथ शिंदे। लेकिन एक तरफ बात करें तो एकनाथ शिंदे लेंगे या नहीं लेंगे उस पर उन्होंने सस्पेंस छोड़ा है। लेकिन अभी भी कंफर्म है, एक तरीके से कंफर्म है। उसमें कहा ये जा रहा है, अंदर की खबर ये भी है कि हो सकता है कि वो अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना दे, ये भी एक खबर चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक खबर और है, संभल जाने की राजनीति हो रही है। राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि हम संभल जाएंगे, तो वहीं नीतीश कुमार ने फाइनल कर दिया है कि महाराष्ट्र में हम जाएंगे, कल शपथ समारोह होगा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम एनडीए का गुट जो है वहां पर दिखेगा। और आने वाले वक्त में दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, बंगाल में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो वहां से महाराष्ट्र से एनडीए का जो घटक दल है, एनडीए का जो एक लामबंद होकर एनडीए क्या संदेश देना चाहेगी उन विपक्षियों को जो अभी भी अडानी, मणिपुर और संभल पर राजनीति कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है वो कितना बिखरा हुआ है इसका नजारा आज, कल और आज 2 दिन देखने को मिल गया। कल कैसे? कल मकर द्वार पर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में एक प्रदर्शन हुआ अडानी के खिलाफ। उस प्रदर्शन में 2 सबसे बड़ी पार्टियां जो संसद में, जिनके पास सबसे ज्यादा विधायक है, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, दोनों ने इस प्रदर्शन से दूरी बनाई। वाम दलों के नेता तो वैसे भी नहीं थे, क्योंकि वाम दलों के नेताओं ने 3-4 दिन पहले ही अडानी के साथ एक डील साइन कर ली। अगर वहां खड़े भी है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सांकेतिक तौर पर, क्योंकि अडानी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं और संसद में उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? यह हर राज्य की बात है। लेकिन 2 बड़े नेताओं ने, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने, आपसे कन्नी काट ली। आपके प्रदर्शन में खड़े नहीं रहे और आपने कहा कि आपसे हमारा इस पर मतभेद अलग है, संसद नहीं चलने दे रहे। इस पर भी टीएमसी ने फटकार लगाई थी और कहा था कि यार इंडी गठबंधन का ये मामला हमारा मामला नहीं है,
हम संसद चलाना चाहते हैं, हमारे दूसरे मुद्दे हैं। अखिलेश ने कहा संभल पर बात होनी चाहिए। अब संभल पर संसद में जो है अखिलेश यादव ने बात की, कांग्रेस की ओर से इस पर एक कोई भाई साहब खड़े हुए और 2 शब्द बोले उन्होंने, गिनकर 2 ही शब्द बोले, उससे ज्यादा वो बोल भी नहीं पाए। संभल पर लंबा चौड़ा भाषण अखिलेश ने दिया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी खड़े हो सकते थे, उस पर बोल सकते थे, नेता विपक्ष के नाते इस मुद्दे को उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने संसद में उठाया नहीं। और आज देखिए अचानक सुबह खबर आती है कि वो संभल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल राहुल गांधी अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर मुसलमानों के बीच एक संदेश दे दिया कि हम मुसलमानों के साथ हैं, राहुल गांधी नहीं है। अब राहुल गांधी को लगा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो अपना वोट बैंक छिटक जाएगा, तो उन्होंने उसके लिए एक नई कि चलो हम भी उसको, जबकि संसद चल रहा है, नेता विपक्ष को संसद में होना चाहिए, तो इसी से ये जो टूट है इंडिया गठबंधन की, ये दिख रही है। लेकिन इंडिया ब्लॉक कितना एक है ये आप कल के शपथ ग्रहण में दिख जाएगा। नीतीश कुमार ने भी कह दिया, हम जैसे इससे पहले इतनी हवाई किले बनाए गए कि वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, नायडू नाराज है, ये नाराज है, वो नाराज है, लेकिन अभी तक देखिए ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो हवाई किले और एक आपके भीतर जो इंडिया अलायंस के भीतर जो मतभेद है वो खुलकर सामने आ जाते हैं। तो ये आप निश्चिंत रहिए, मोदी सरकार भी पूरी चलेगी, वो भी पूरा चलेगा। एक सवाल है सर कि आज यूबीटी का बैठक हुआ, यूबीटी शिवसेना का बैठक हुआ, और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आने वाले समय में हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, और हम लोगों ने वीडियो विश्लेषण में भी बताया था कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे के ये समझ में विधानसभा चुनाव से पहले ही आ गया था, लेकिन चूंकि देर हो चुकी थी। लोकसभा चुनाव में आप देखिए उद्धव ठाकरे ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, सबसे कम सीटें जीती। कांग्रेस ने सबसे दूसरे नंबर की सीटों पर चुनाव लड़ा और सबसे ज्यादा सीटें जीती। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। तो उद्धव को तभी समझ में आ गया था कि हमारे कंधे पर बैठकर कांग्रेस यहां पर मजबूत हो रही है और हम पिछड़ रहे हैं, हमारा वोट बैंक पिछड़ रहा है। उसके बाद विधानसभा चुनाव में मुंह मांगे सीट ही नहीं मिली, मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया गया, आपको एक तरह से अछूत दिखाने की कोशिश की। उसके बाद उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया था कि हम फंस चुके हैं। उन्होंने निकलने की कोशिश की, कई मीटिंगों की खबरें आई, लेकिन सामने से रिस्पांस ही नहीं मिला। एक तरफा मोहब्बत। संजय राउत का क्या होगा? हाँ, संजय राउत अभी राज्यसभा में भी जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इस पे भी सस्पेंस है क्योंकि बीसी विधायक है, और महाराष्ट्र में एक सीट जीतने के लिए लगभग मेरे ख्याल से 22 या 27 विधायकों की जरूरत होती है जो अभी राज्यसभा के चुनाव होंगे। तो प्रियंका जी भी बाहर जाएंगे, संजय जी भी बाहर जाएंगे, क्योंकि बीसी विधायक है और 20 में भी कम है आपको कांग्रेस के पास जो विधायक है और शरद पवार के पास विधायक, सारे विधायक, तीनों विधायक मिलेंगे तो 2 सांसद भेज सकते हैं। अब वो 2 सांसद अगर दोनों प्रियंका जी और संजय को भेज देंगे तो कांग्रेस अपना कैसे भेजेगी, एनसीपी अपना कैसे भेजेगी, और एकला चलो की राह पर अगर उद्धव ठाकरे चलते हैं तो राज्यसभा में समर्थन मिलना नहीं है आपको, तो आपके लिए वो भी मुश्किल है। और निश्चित तौर पर उद्धव इसलिए भी एक अकेले चुनाव लड़ेंगे बीएमसी में, क्योंकि वो एक देखना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस से अलग होकर मेरी ताकत क्या है, क्योंकि कांग्रेस उनको लग रहा है कि बोझ है। और एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि जिनके कांधे पर बैठते उसी को खा जाते हैं, ये परजीवी है, पैरासाइट है। तो वो उद्धव ठाकरे को करना भी चाहिए। हमने विश्लेषण में भी कहा था कि अकेले मैदान में जाकर आप लड़ेंगे तो आपकी ताकत का एहसास होगा। हालांकि पहली बार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी 2019 के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ चुके हैं। कल मतलब महाराष्ट्र में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, 2014 के चुनाव में कल महाराष्ट्र में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा। हाँ, बिल्कुल, सारे नेता नजर आएंगे आपको। तो चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और तमाम सियासी सस्पेंस के बीच, तमाम सियासी उठापटक के बीच आखिरकार महाराष्ट्र में फैसला हो गया, नाम तय हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम पद की शपथ लेंगे। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे नाराज है, तमाम मीडिया खबरों में चल रहा था, बीमार पड़ गए, शरद पवार का अलग तरीके के बयानबाजी थे, लेकिन आखिरकार फाइनल हो गया। और कल महाराष्ट्र में एनडीए के सारे घटक दल भी मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे, और इस वीडियो में हमने आपको समझाया कि आखिर देवेंद्र फडणवीस का नाम ही क्यों तय किया गया। और इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।